महंगाई की बात करेंगे। एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम धीरे धीरे करके फिर बढ़ाए जाएंगे। ये अब स्पष्ट है कि आने वाला साल जेब के लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। भारत की ग्रोथ का क्या होगा, आम लोगों को किस तरह के दृश्यों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्या हमसे कुछ देर हुई, और क्या जो कुछ हो रहा है वो पूरी तरह एक्सटर्नल कारणों से है या कुछ पॉलिसी लैप्सेस भी इसके पीछे हो सकते हैं, या क्या हम इसी बहाने कुछ आर्थिक सुधारों की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे साथ हैं मिलिंद खांडेकर, आप मैनेजिंग एडिटर हैं तक चैनल्स में और आप आर्थिक विषयों पर लिखते रहते हैं। राजदीप सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया टुडे टीवी। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी होंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर, इंडिया टुडे ग्रुप। और पूजा मेहरा भी हमारे साथ हैं, सीनियर फेलो हैं आप, कंसल्टेंट ICRIER यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। और हमारे साथ हैं इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा भी। मिलिंद जी, आपसे शुरू करूं। जिसे कहते हैं ना मेकिंग सेंस ऑफ एवरीथिंग वाले आपके आर्टिकल्स में देखता रहता हूं, बट ये हालात जो हैं ये असाधारण हालात हैं। मतलब बाहर क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन बाधित है, हो सकता है कि दोबारा अटैक हो जाए, पर भारत पर जो उसका असर पड़ा है जैसा एक्सपेक्टेड था, डू यू थिंक कि उतना ही है अभी तक? हमने टाइमली, गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा कम करने में सफलता पाई, या आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो होना ही था, जनता पर अब इसका बोझ आना शुरू हो गया है और आप आने वाले 6 महीने में देखिए जनता को झेलना ही है? कुलदीप, मुझे लगता है कि जनता को झेलना ही है और प्रधानमंत्री ने आगाह कर दिया है। प्रधानमंत्री अभी अपील करके कह रहे हैं, लेकिन एक साधारण सा गणित बताता हूं आपको। पेट्रोलियम मंत्री ने यह कहा कि महीने का करीब 30,000 करोड़ रुपए का घाटा होता है हमको पेट्रोल और डीजल की कीमतों से, और अभी जो करीब 4 रुपया बढ़ा है उससे करीब 4,000 करोड़ की वसूली होती है। तो अब सवाल यह है कि क्या सरकार कहने की बात है, क्योंकि इस देश में अभी भी कागज पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें डीकंट्रोल हो चुकी है। पेट्रोल की 2010 में हुई थी, डीजल की 2014 में हुई थी, और वाजपेयी जी ने एक्चुअली उसकी शुरुआत की थी। मतलब यह कि सरकार कहती है कि पेट्रोलियम कंपनियों को तय करना है, लेकिन वो कभी तय ही नहीं कर पाती है। खैर, मूल मुद्दे पे लौटते हैं कि 30,000 करोड़ का अगर घाटा है, आप अभी तक 4,000 करोड़ रिकवर कर रहे हैं, तो बाकी जो 25,000 करोड़ रुपया है, क्या पेट्रोलियम कंपनियां पूरा वसूल करेगी, आधा वसूल करेगी, चौथा वसूल करेगी? लेकिन मुझे लगता है कि किस्तों में जो है जनता को तैयार रहना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती रहेगी और ये संकट गहरा सकता है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि ये युद्ध खत्म कब होगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 5-6 हफ्तों में निपटा देंगे, अब आज 10-12 हफ्ते हो चुके हैं और तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है, और ये तारीख कल भी खुल गया अगर हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है वो, तब भी ये कहा जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम हो गया है, सप्लाई सामान्य होने में करीब 1 साल लग जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो है कम से कम अच्छे नहीं होने वाले हैं। पूजा जी, एक बात है कि हमारे यहाँ ये बात हो रही है कि जो बाकी देश हैं जो इसकी जद में आए हैं, जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम जिनको बढ़ाने पड़े, हमारे यहाँ कंपैरेटिवली फिर भी कम बढ़े हैं। ये भी एक डिफरेंस है जो ये कहता है कि अमेरिका में जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है 44% पेट्रोल महंगा हो चुका है, डीजल 48% महंगा हुआ है। चाइना में 22% हो गया है, डीजल 24%। जापान में पेट्रोल 10% हो गया है, डीजल 11% महंगा। यूएई में भी पेट्रोल 52% हो गया है, वहां से हम बल्कि मंगाते भी हैं पेट्रोल। ये इस वजह से इसकी दो मतलब ये सरकार के समर्थक इसको इस तरह से देखते हैं और ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि साहब ये तो एक असाधारण एक्सटर्नल रीजंस हैं जिसकी वजह से तमाम देश झेल रहे हैं और हम भी झेल रहे हैं। पर हमारे यहाँ अभी तक देखिए कितना प्रतिशत बढ़ा है, मुश्किल से 5-7%, 5-6% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश 20-40-44% वहां पर पेट्रोल बढ़ चुका है, डीजल बढ़ चुका है। सो आप इस सिचुएशन को, इस आर्ग्यूमेंट को कैसे एनालाइज करती हैं? क्या जो पहला सवाल मिलिंद जी से था, क्या हम किसी तरह से कंटेन, गवर्नमेंट इसको अभी तक कर पाई है या नहीं कर पाई है? कंटेन करने से आपका क्या तात्पर्य? मेरा मतलब ये है कि जनता पर उसका असर कम से कम पड़े, इसको कुछ समय, जितना समय तक के लिए टाला जा सके। जी, ये लेकिन मैं समझती हूँ कि और जल्दी जो है प्राइस हाइक होना शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर कच्चे तेल की प्राइस जो है 50% इंक्रीज हुई है, तो और इंडियन रिटेल प्राइसेस जो है वो सिर्फ 4 से 5% अभी तक इंक्रीज हुई है, तो ये कैसे सस्टेनेबल है? इसका अल्टीमेटली अगर सरकार खर्चा उठाएगी तो वो बाद में जाके टैक्स पेयर को ही देना पड़ेगा। वो हम ही लोग हैं, आप और हम ही हैं।
इससे अच्छा ये है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएं। मेरे ख्याल से जो अंडर रिकवरी है वो करीब 15 रुपए तक की है और अभी सिर्फ 5 रुपए तक प्राइस बढ़ी है। मुझे लगता है 10 से 11 रुपए तक तो बढ़ेगी प्राइस धीरे धीरे, और ये जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, ताकि जो इकोनॉमी है वो बढ़ती प्राइसेस को देख के अपना कंजम्पशन जो है, सिर्फ जो नेसेसरी कंजम्पशन है वो करे, जो वेस्टेज कंजम्पशन है उसको कम करे। ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपील दिया है, ये उससे ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा हमारे कंजम्पशन वॉल्यूम्स को जो है एडजस्ट करने में कच्चे तेल की प्राइस के हिसाब से। जैसे आपने कहा कि दुनिया का कोई भी देश नहीं है जहाँ पे प्राइसेस नहीं बढ़ी है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में प्राइसेस कम बढ़ी हैं। इनफैक्ट इसका जो हमारा फिस्कल एक्सपोजर है, जो हमारा फिस्कल कॉस्ट है, वो मेरे कॉलीग इक्रिया में उन्होंने कैलकुलेट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्शंस फ्रॉम द पेट्रोलियम सेक्टर है उनमें जो है 22% ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शंस से कम होकर 9% रह गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग पेट्रोल भरवाते हैं अपनी एसयूवीज में, उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, और ये जो गवर्नमेंट का खर्चा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पे हो सकता था वो शायद अब इस साल कम होगा। क्या ये सही है? क्या ऐसे होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन के जवाब में मैं यही कहूंगी कि प्राइसेस जो है जितनी जल्दी बढ़े उतना अच्छा है, और जो हायर कॉस्ट है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए प्राइसेस में। हिमांशु जी, एक इसमें क्रिटिसिज्म है, इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है, और कांग्रेस ने भी ये बात कही। कई लोगों ने कहा कि भाई ये जो हमारे यहाँ मेजर्स लिए गए इसमें थोड़ी देर की गई, और देर किए जाने का जो कारण है कोई और समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि विधानसभा चुनाव हो रहे थे और पश्चिम बंगाल, असम ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए था। उस समय तक चुनावी रैलियां भी हो रही थी, हेलीकॉप्टर से नेता स्टार प्रचारक पहुंच भी रहे थे, काफिले भी चल रहे थे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री ने अपील की और काफिला कट करने की बात कही। चुनाव से पहले विनेबिलिटी पे असर पड़ सकता था, प्रचार पर असर पड़ सकता था, पर इसलिए जो है ऐसा तो नहीं कि देश की आर्थिक स्थिति को ताक पर रख दिया गया चुनाव के समय। ऐसी आलोचना कांग्रेस की ओर से हो रही है, तो इस क्रिटिसिज्म को कैसे देखा जा रहा है? क्या चुनाव ही कारण था ये डिले का? देखिए, अब ये सरकार ने अगर तय किया कि इस टाइम करना है, इससे पहले 27 मार्च को सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे सेस को घटाया था। 30,000 करोड़ रुपए पेट्रोलियम कंपनीज को जो पर डे 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान है वो कंपनसेट करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का सेस को, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ड्यूटी था उसको कम किया था। तो ये सरकार का डिसीजन है, सही है। चुनाव थे और चुनाव में अगर सरकार ने एक अल्टरनेट रूट निकालकर कि ठीक है इसकी भरपाई यहां से हो सकती है तो वो भी की, और उनको तब भी ये लगता होगा जैसा, क्योंकि अभी मिलिंद जी भी बता रहे थे कि 5-6 हफ्ते में जो है, जो भी वेस्ट एशिया के अंदर हालात हैं उसमें ठीक हो सकते हैं, लेकिन नहीं हुए। तो वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए ये सस्टेन नहीं हो सकता था। सरकार ने पहले देखा, इलेक्शन भी है, साथ में अपनी तरफ से भी जो है रिबेट दी, और दूसरा जब अब आपको लगता है कि ये लंबी चीज खिंच रही है और उसका नुकसान बहुत भारी हो सकता है, तो पेट्रोल और डीजल या नेचुरल गैस, सीएनजी, इनके प्राइस बढ़ाए हैं नेचुरल। और ये हो सकता है, और जब इस तरीके की स्थिति लंबी चलेगी तो और ज्यादा जो है वो आपको प्राइस बढ़ते हुए नजर आएंगे। और उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अगर एक कहें कि लोगों से अपील भी कर दी कि देखिए अब आप, हालात ये हैं, इसमें आपको अपनी जेब को बचाने के लिए, फॉरेन रिजर्व को ठीक करने के लिए भी, कि हम कम से कम मंगाएं वो भी, और दूसरा कम से कम यूज हो और आपके जेब पर बाहर ना पड़े, इसके लिए भी सॉल्यूशंस के लिए अपील की है। कौन कितना मानता है नहीं मानता ये एक अलग सवाल है। ठीक है, हाँ, मतलब गोल्ड भी ना खरीदने की अपील है। तमाम चीजें जो इंपोर्ट की जाती हैं उन सब के ऊपर उन्होंने कहा है कि अभी इसको आप होल्ड पे डालें। पेट्रोल और डीजल को सिर्फ उतना ही यूज करें जो आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो कारपूल कर लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाइए, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। कई मंत्रालयों ने उस पे इनिशिएट लिया है कि हफ्ते में 5 दिन में 20% लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, यानी एक दिन वर्क फ्रॉम होम भी करें। और अगर आप कार पूल करके आएंगे तो और भी अच्छा। और मेरे ख्याल से पावर मिनिस्ट्री ने एक वो भी निकाला है कि अगर आप आ रहे हैं और आप बताएंगे कि आपकी कार की मीटर की रीडिंग इतनी है और इतनी कारें हैं, उन सब की रीडिंग देंगे तो 5,000 या 2,500 रुपये पावर मिनिस्ट्री ने एक प्राइस भी निकाला है ऑनलाइन उस पे। रोहित जी,
कैसे अब क्या किया जाना चाहिए, इस पे तमाम मंथन है, रोज अखबारों में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट हैं इसमें। एक ये कि साहब रुपए को जो है, जो आर्टिफिशियल मेजर्स लगा करके उसकी कीमत गिरने से जो है रोकी जाए, जो तरीके होते हैं, और दूसरा ये कि जितना गिरता है गिरने दिया जाए। दोनों तरह के आर्टिकल आपको आज ही के अखबारों में मिल जाएंगे। और गिरने दिया जाए क्योंकि जो आप रुपए को बचाने के लिए जोखिम डालेंगे उसका नुकसान ज्यादा होगा। आपकी राय क्या है इसमें बतौर इकोनॉमिस्ट कि अब रुपए अगर 110 तक गिरता है तो भी गिरने दें, जाने दें उसको, जो दूसरे मेजर्स लगा करके उसको उठाए, या इन्फ्लेट किए रखने का, रहने का जो इकोनॉमिक टूल्स हैं वो ना इस्तेमाल किए जाएं, या अभी रुपए को भी बचाना जरूरी है? ऐसी सिचुएशन क्रिएट क्यों हुई है? ये बिल्कुल सही बात है कि बाकी देशों में भी दाम बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया में सप्लाई कम हो रही है, तो दाम ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब दाम कम था तब दाम कम नहीं किया गया। जब तेल का दाम पिछले 10 साल कम चल रहा था, रिलेटिवली दाम कम नहीं किया गया। एंड इसमें एक स्ट्रक्चरल रीजन है, तो मैं 2-3 स्ट्रक्चरल रीजंस की ओर थोड़ा दर्शाऊंगा सब लोगों को। तो एक स्ट्रक्चरल रीजन ये है कि जो हमारी सरकार है बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस पे डिपेंडेंट है। आप देखिए वेलफेयर स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है, कंपेटिटिव पॉपुलिज्म भी है, इलेक्शन वगैरह बहुत रीजन है, इस पर एक रीजनेबल डिबेट किया जा सकता है। लेकिन सरकार को पैसा चाहिए। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंडिया में बढ़ नहीं रहा है। जैसे कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़, जैसे बोलते हैं कि जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है उसके हिसाब से क्या आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो सरकार को, ये बहुत बड़ा रीजन है कि पेट्रोलियम जीएसटी के अंडर नहीं आया है, बिकॉज सरकार, बोथ सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकारें इसको एक बहुत बड़ा टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू मानते हैं। अभी ऑब्वियसली थोड़ा कम कर रहे हैं, बट जनरल आप पिछले 10-20 सालों में देखेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने उसको सेस के तरीके से उस टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को की ओर डायरेक्ट करने की कोशिश की है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है कि अगर आप 1 रुपये टैक्स कलेक्ट करते हैं तो 40 पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व करना पड़ेगा। तो बिकॉज उन्होंने उसको उस डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपना ऊपर से वैट लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे कलकत्ता, बंगाल में या महाराष्ट्र में दिल्ली से ज्यादा है पेट्रोलियम प्राइस। क्यों है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ऊपर से और टैक्स लगा रही है। तो नॉर्मल टाइम्स में इतना ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब जैसे कि पूजा जी कह रही थी कि प्राइस को तो बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द ओनली इंस्ट्रूमेंट। आप कितना भी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जब तक प्राइस नहीं बढ़ेगा उनका कंजम्पशन कम नहीं होगा। और एक रीजन है कि हम रुपी को, कि आप दुनिया से ऑयल ले रहे हैं, वो डॉलर में प्राइस है और आप उसे रुपी में पैसा दे रहे हैं। रुपी पे प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि दाम बढ़ रहा है। हमारे जो मेजर इंपोर्ट्स हैं, तेल का दाम बढ़ रहा है, गोल्ड का दाम बढ़ रहा है। दोनों जो दोनों पक्ष हैं उनमें जो आपने बोले वो दोनों में कुछ सच बात है। रुपी को आप आर्टिफिशियली होल्ड नहीं कर सकते, एकदम से बहुत प्रेशर पड़ जाएगा जी। लेकिन आप बिल्कुल उसे फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, बिकॉज जो उसका इम्पैक्ट होगा, स्पेशली जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उस पर बहुत ड्रामेटिक इम्पैक्ट हो सकता है अगर प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाए। तो आपको इस तरह सोचना चाहिए कि हम सेंट्रल बैंक के पास इस समय $650 बिलियन का रिजर्व है। वो रिजर्व रुपये को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ये इसमें आप ऑलमोस्ट सहमति है सब मैक्रो इकोनॉमिस्ट के बीच में। लेकिन वो कितनी गति से नीचे आए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक को रिजर्व्स खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि आप बिल्कुल इस समय आके क्राइसिस तो नहीं है, बट क्राइसिस जैसे एपिसोड के सामने आप अगर आप उसे बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर देंगे तो रुपये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। तो मेरा यही सुझाव है सेंट्रल बैंक को कि आप धीरे धीरे रुपये को गिरने दें और जो उसकी गति है उसको आप रिजर्व से कंट्रोल करें। अब बिल्कुल एक मार्क मत लगाइए कि अभी हो क्या रहा है कि जो 100 का मार्क है, आई थिंक उनके ऊपर बहुत हैवी प्ले कर रहा है उनके दिमाग के ऊपर कि 100 को क्रॉस नहीं, क्योंकि 100 जैसे क्रॉस होगा एक साइकोलॉजिकल मार्क है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को प्रेशर लग रहा है कि 100 क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि 96 तो हो गया और 100 क्रॉस होगा मोस्ट लाइकली, लेकिन उनको गति उसको कंट्रोल करनी चाहिए। ठीक है मिलिंद सर, क्या आपको ये लगता है कि डिले हुआ मेजर्स लेने में? मतलब एक सीधा स्पष्ट सवाल कि थोड़ी देर की हमने ये सब मेजर्स लेने में। देखिए देर की है, लेकिन उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि चुनाव थे। और देखिए उसको लेकर आप कह सकते हैं कि चुनाव थे, चुनाव के बीच में अगर कर देते आप तो उसको आप मुद्दा बना लेते हैं। मैं आपको कुलदीप एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। 2017 में यशवंत सिन्हा ने एक किताब लिखी थी। तो किताब में कहानी उन्होंने ये बताई है कि कोई भी जो पॉलिटिशियन है वो कभी भी अपने मतलब कुर्सी को दांव पे लगा के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कर सकता है। आप भले ही कुछ भी कहते रहिए। और उन्होंने उदाहरण दिए, देखिए अगर
मैंने जितना भी देखा है, अगर किसी सरकार ने सबसे ज्यादा सबसे तेजी से रिफॉर्म किए तो वो वाजपेयी सरकार थी, जिसमें यशवंत सिन्हा जी मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। तो यशवंत सिन्हा जी ये लिखते हैं कि भाई ये रिफॉर्म, मुझे कई बार लगता है कि 2004 में मेरी जो सरकार चली गई, मतलब बीजेपी की या एनडीए की पहली सरकार गई, उसके लिए मैं ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ। क्योंकि मैंने जो केरोसिन का दाम था 2.5 रुपया लीटर था, वो मैंने 9.5 या 9 रुपया कुछ लीटर कर दिया था। या मैंने इंटरेस्ट रेट पीपीएफ के इतने गिरा दिए थे कि वो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए तो एक कोल माइनर मिला, उसने उनको कहा कि साहब आपने मेरा जो पीपीएफ का रिटर्न है वो कम कर दिया है। तो ये जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं कि भाई ये 2 महीने पहले क्यों नहीं हुआ और अब क्यों नहीं हुआ, तो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो अपनी कुर्सी दांव पे नहीं लगाएगी, क्योंकि पहले सत्ता चाहिए, उसके बाद रिफॉर्म होते रहेंगे। और ये हमने यूपीए 2 में भी देखा था कि जब जरूरत थी कि पेट्रोल के दाम बढ़ाना है, डीजल के दाम बढ़ाना है, बिल्कुल जब तक गले पर नहीं आ गया तब उसको किस्तों में बढ़ाना शुरू कर दिया गया। तो ये बात, इसमें कोई मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब युद्ध हो रहा था, शुरू हो गया फरवरी में, और आप चुनाव का इंतजार कर रहे थे, तो आप राजनीति कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना कि कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कुर्सी तो पहले है, कुर्सी पहले, बाद में तो ये रिफॉर्म होते रहेंगे। और मुझे याद है कि अरुण जेटली ने भी ये बात कही थी कि भाई हम पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं चुका सकते। वॉशिंगटन में जाके उन्होंने ये बात कही थी। तो ये जब हम बात करते हैं कि भाई फ्री मार्केट हो जाना चाहिए, रुपये को गिरदे देना चाहिए, लेकिन राजनीति करनी है ना, लोगों को चुनाव जीतने हैं, तो कोई भी अपनी सत्ता क्यों छोड़ना चाहेगा रिफॉर्म करने के चक्कर में। हिमांशु जी, एक बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पब्लिक अपीयरेंस कुछ कम हो गई है, दिख नहीं रही आजकल, कम दिखती है। नहीं, कल जो मीटिंग हुई है उसमें मतलब भी वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, अगर क्राइसिस की दहलीज पर है, उनका कोई बहुत बड़ा बयान, कोई उन्होंने बात की हो, ऐसा दिख नहीं रहा है इस तरीके से। तो कोई मुझे लगता नहीं कि, लेकिन पब्लिक अपीयरेंस में अगर आप देखें तो जिन जगहों पे उनको रहना चाहिए वहाँ वो रहती हैं। अगर कोई वैसे कोई कार्यक्रम की आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इस तरीके के कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं दिखाई देती। हाँ, लेकिन अपने मिनिस्ट्री में वो रोज आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी भी कई लोगों से बात होती है, तो वो कर्तव्य भवन 3 में उनका दफ्तर है, वहाँ वो मिलती हैं। क्या सरकार के भीतर किसी किस्म का पैनिक है इस समस्या से, कैसे डील किया जाए इसको लेकर के? नहीं, देखिए, क्योंकि देखिए अगले साल भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, उत्तर प्रदेश के और पंजाब के, और 1 साल तक अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलने वाला है, मतलब ये क्राइसिस रहने वाला है, जिसमें क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, दूध के बढ़ गए हैं, ब्रेड महंगा हो गया है, और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी और फल भी महंगे होंगे, और धीरे धीरे करके डीजल पेट्रोल के अगर दाम बढ़ाए ही जाने हैं, रुपया और नीचे जाना है, तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भाई आपकी सरकार है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश का ज्यादा जिक्र कर रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है वो लोकसभा सीटों के लिहाज से। थोड़ा सा अलर्ट मूड है, अगर पैनिक शब्द इस्तेमाल ना करूं तो इसको। देखिए, अलर्ट मूड है क्योंकि जो बात अभी मिलिंद जी कह रहे थे या बाकी पैनलिस्ट ने भी कही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए खुद प्रधानमंत्री ने जो है इंटरनल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है, जो रेगुलरली बैठ भी रहा है, डिस्कस कर रहे हैं कि क्या किस तरीके की स्ट्रेटेजी हो सकती है, किस तरीके से फर्टिलाइजर की जो सप्लाई चेन है, अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो किसी दूसरी कंट्री से कैसे उसको लाया जा सकता है। अलग अलग अल्टरनेट रूट्स के जरिए कोशिशें करने की जा रही है। प्रधानमंत्री खुद अगर आके आम आदमी से अपील कर रहे हैं कि देखिए जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार जो है आपको ये तय करना होगा कि पेट्रोल और डीजल के वाहन की जगह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, मेट्रो का कर लीजिए, कार पूलिंग कीजिए, जरूरत पड़े तभी आप जाइए। तो ये जो है ना, ये सिचुएशन को संभालने की कोशिश सरकार की भी है, और दूसरी तरफ से क्योंकि सरकार को लगता है कि इस चीज को अभी रोकना, प्राइस जो बढ़ रही है, जो हम कहें कि जो महंगाई बढ़ रही है, उसको रोक पाना अभी सरकार के लिए थोड़ा तो मुश्किल है, क्योंकि क्राइसिस कोई भारत के लिए नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड है। इस चीज को प्रधानमंत्री समझाना भी चाहते हैं, और इसलिए अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो अपील की है गोल्ड ना खरीदने की और विदेश ना जाने की, कार, पेट्रोल, डीजल इन सब के उपयोग पे कम से कम हो, तो वो पब्लिक के बीच में जाके की। ठीक है, एक एज ए कम्युनिकेटर, चाहे वो आप तेलंगाना में देखें या वडोदरा में देखें। एक चीज कल क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो प्रधानमंत्री ने ये भी वहां पे कह दिया कि हमको जो है 2047 में विकसित राष्ट्र तो बनना है, लेकिन ईज ऑफ लाइफ जो है वो स्मूथ होनी चाहिए, रिफॉर्म्स करने चाहिए।
तो ये सारी चीजें सरकार की जितनी कोशिश है वो कर रही है, क्योंकि स्थिति जो है उसको पार पाने के लिए जो चुनौतियां हैं उनका सामना तो आपको करना पड़ेगा, आप पीछे तो नहीं हट सकते। हाँ, लेकिन अगर प्राइस बढ़ते हैं, सप्लाई चेन में ब्रेक आते हैं, तो वो स्वाभाविक तौर पर सरकार को उससे जुड़े फैसले लेने होंगे, और सरकार ने वो फैसले लेने शुरू भी कर दिए हैं। पूजा जी, एक बात है कि FIIs, विदेशी निवेशक जो हैं, वो इस वॉर के शुरू होने के बाद से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में भारतीय बाजारों से बाहर निकले हैं। 28 फरवरी को हमला हुआ और उसके बाद से $21 अरब FIIs ने भारतीय बाजारों से निकाल लिए हैं, और सिर्फ मार्च में ही $13 अरब इसमें निकाले गए हैं। NSDL का डेटा ये कहता है कि मार्च में जितना FII भारतीय शेयर मार्केट से बाहर गया, उतना एक महीने में भी कभी नहीं गया था। पर कई लोग ये याद दिलाते हैं कि FIIs का बाहर निकलना इस जंग के शुरू होने के पहले से ही जारी था, और जंग ने उसको एक रफ्तार और तेज दे दी है। मैं मतलब आपसे, जो हमारा फॉरेन रिजर्व, अगर उसको हम अब बचाने की बात कर रहे हैं, हम इस पर आ गए कि हम गोल्ड कम लें क्योंकि बाहर से मंगाना पड़ता है, पेट्रोल डीजल भी बचाएं, कारपूल करें, तो एनर्जी को देख समझ कर इस्तेमाल करने की बात हो रही है। तो क्या ये सिर्फ एक्सटर्नल रीजंस ही हैं या किसी किस्म का पॉलिसी इशू भी आप इसमें देखते हैं? क्योंकि ये हमारा फॉरेन रिजर्व बचाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि FIIs निकल रहे हैं, डॉलर हमारा बहुत खर्च हो रहा है, और ये अल्टीमेटली इस बात से जुड़ता है कि FIIs के लिए यहाँ अच्छा माहौल नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है साहब। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, वो जो होना चाहिए कि निवेश के लिए आदर्श व्यवस्था यहाँ, जबकि डीमैट अकाउंट कोविड के बाद जब इतनी बड़ी संख्या में खुले, तो ये बहुत आप बज़ सुना करते थे कि इंडिया में एवरीथिंग इज डबलिंग इन 5 years, और ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल से वो स्टोरी, आप स्मॉल कैप का रिटर्न, मिड कैप का रिटर्न पिछले 1-1.5 साल का देखिए, बहुत ही नीचे आ गया है। आपको लगता है कोई पॉलिसी इशू भी है एक्सटर्नल रीजंस के अलावा? गवर्नमेंट का ये सोच है कि FIIs का इंडिया से बाहर अपने इन्वेस्टमेंट्स ले जाना, पुल आउट करना, और FDI का आना कम होना, ये इंडिया की अट्रैक्टिवनेस एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं दिखाता है। इसके रीजंस गवर्नमेंट ये समझती है कि क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं और वो अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन दे रहे हैं, इसीलिए FIIs और फॉरेन इन्वेस्टर्स, FDI इन्वेस्टर्स जो है एक स्ट्रेटेजिक कॉल के तहत इंडिया से अपने पैसे जो हैं अमेरिका वापस लेके जा रहे हैं। बहुत गवर्नमेंट ऐसे कहती है, लेकिन बहुत से दूसरे एनालिस्ट का ये कहना है, स्पेशली जो FIIs दे ही काम करते हैं, उनका ये कहना है कि इंडिया के अंदर जो है AI के अंदर इतना प्रॉमिस नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपना व्यू इंडिया पे बदला है, और वो जो है इंडिया से अपने इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर रहे हैं साउथ कोरिया की तरफ या अमेरिका की तरफ, क्योंकि वो AI को अपने पोर्टफोलियोज में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। एक्चुअली में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो है इंडिया के ऊपर अपना व्यू बदला है। उनको इंडिया की प्रॉमिस जो है अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है लॉन्ग टर्म, जितनी कि 1-1.5 साल पहले तक लगती थी। आपने सुना होगा कि हम जब बात करते हैं चाइना प्लस 1 अपॉर्चुनिटी की, उसमें वियतनाम ने इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। हम पहले, आजकल इतना नहीं, बट पहले हम ये भी सुनते थे कि बांग्लादेश जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उनकी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इंडिया से बहुत ज्यादा है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर में, जो कि एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। और हमने ये भी देखा है कि पिछले साल जबकि पूरे विश्व में जो टैरिफ्स का पूरा टर्मोइल और टेंशंस चल रहे थे, जो कि व्हाइट हाउस ने लगाए थे, उसके अंदर जो है इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा 50% टैरिफ्स लगे थे, और जिसने कि रशियन ऑयल खरीदने की वजह से इंडिया को एक एडवर्स पेनल्टी लगी थी 25% के ऊपर, एक और 25%, जिसका जो है हमारे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ा है, हमारे काफी सारे सेक्टर्स पे फर्क पड़ा है। तो ये जो है मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स ने देखा ये इंडिया के फेवर में नहीं गया। इसके पहले अगर आप और पीछे जाएं तो आप देखेंगे पिछले 10-12 साल से जो है इंडिया के अंदर इवन जो इंडियन कंपनीज हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, वो कुछ बहुत जोर शोर से इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उल्टा वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से बाहर कर रहे हैं। जैसे बहुत सी कंपनियां हैं वो बांग्लादेश में फैक्ट्रियां लगाती हैं
गारमेंट्स वगैरह की, क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है उनके जो कैलकुलेशंस हैं। और कारण ये भी है कि चाइना से हमारे जो कंपटीशन है हमारे मैन्युफैक्चरर्स को वो बहुत ज्यादा है। और ये एक कॉल इन्वेस्टर्स ले रहे हैं कि इंडिया जो है इस इंडियन कंपेटिटिवनेस जो है वो मैचअप नहीं कर पाएगी। तो ये आपको ये भी पता है कि पिछले 10 साल में हमारी वेजेस स्टैग्नेंट रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मार्केट है उसके अंदर कंजम्पशन डिमांड जो है, अगर आप बहुत अमीर लोगों को निकाल दें, उसके नीचे से देखना शुरू करें, तो हमारी जो कंजम्पशन पावर है वो इतनी नहीं है जितना पहले सोचा जाता था। और ये एक और कारण है जिसकी वजह से कंपनियां एक्सपैंड नहीं कर रही हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। अब जिस इकॉनमी के अंदर इस तरह की चीजें होनी शुरू होती हैं, उसके ऊपर जाहिर है इन्वेस्टर्स कॉल ले रहे हैं कि इनकी मार्केट उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, इंडेप्टेडनेस बढ़ रही है हाउस होल्ड्स की, और इनकम्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। ये सब आरबीआई का डेटा है। जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल जॉब्स का डेटा है उसमें ये मालूम चलता है कि जो जॉब्स लग रही हैं काफी ज्यादा, वो अनपेड जॉब्स लग रही हैं। जो बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब्स होती हैं वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही हैं। तो इन सभी चीजों को देख के और इसमें जो इमीडिएट अभी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका जो मिक्स बना है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स ने तेजी से अपना पैसा, जिसको वो ज्यादा सेफ डेस्टिनेशन समझते हैं, यूएस को हमेशा ज्यादा किसी भी क्राइसिस के टाइम में सेफ डेस्टिनेशन समझा जाता है, तो वहां पे अपने पैसे ले रहे हैं। रोहित जी, क्या करना चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, इनफैक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए भी ये इन्वेस्टिंग का स्वर्ग बने भारत, ये महसूस करें वो लोग कि ये बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। अभी तक तो इसके पहले कुछ समय पहले तक चीजें ठीक भी थी, तो आप क्या क्या कोर्स करें, और मैं लॉन्ग टर्म कोर्स करेक्शन की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की नहीं, कि हम क्या कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स भारत के बाजारों की ओर, भारत के लिए आकर्षित हों, यहाँ आए, अपना पैसा लगाएं, अपना निवेश करें, अपना व्यापार यहाँ करें। ये बहुत ही पेचीदा और कठिन सवाल है। जैसे मिलिंद जी ने कहा कि एक फीलिंग है जो इकोनॉमी है और राजनीति है, स्पेशली राजनीति के अंदर जो चुनाव है उनका संपर्क जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इनफैक्ट लास्ट 10-12 साल में देखा गया है कि संपर्क बिल्कुल ऑलमोस्ट टूट सा गया है। तो इंसेंटिव क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला जो स्टेप है जो बहुत जरूरी है वो ये है कि एक जो माहौल है जिसमें आप एक्सपर्ट्स को एक प्रोमिनेंस दी जाए, वो रिस्टोर करना पड़ेगा। अगर जैसे मिलिंद जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि सबसे अच्छे रिफॉर्म इंडिया में 90s में और इनफैक्ट वाजपेयी गवर्नमेंट जी के अंदर हुए थे। आप वाजपेयी गवर्नमेंट जी की कॉम्पोजिशन देखिए, एक पॉलिटिकल कॉल होता है कि आप पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन आपको एक शॉर्ट टर्म विजन और लॉन्ग टर्म विजन दोनों के साथ चलना पड़ेगा। एक विदुर जी कहते हैं ना महाभारत में कि ऐसी कोई सभा नहीं, वो सभा नहीं जिसमें कोई एक्सपर्ट नहीं, वो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, बट मैं एक्सपर्ट बोल रहा हूँ, और वो एक्सपर्ट नहीं जो धर्म का पालन ना करे। तो आपकी सभा में कैसे ऐसे लोग हैं प्रॉब्लम है कि जिनको आप ट्रस्ट करते हैं और जिनको इकोनॉमी समझ में आती है और जो आपको सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है इसमें मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। जैसे आपने सवाल पूछा कि इतना लेट क्यों हुआ, ठीक है इलेक्शंस अपनी जगह है, शॉर्ट टर्म का वो कोई भी वोटर आपको उसके लिए पनिश नहीं करेगा, लेकिन क्या आपके पास आपके आसपास 8-10 ऐसे लोग हैं जो आपको सच बोल रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की हालत एक्चुअली में क्या है। और होता क्या है कि जब आप इलेक्शन पे इलेक्शन जीते जा रहे हैं तो जो आपके आसपास भी शायद लोग हैं जो आपको सच बोलने की कोशिश करेंगे, वो भी नहीं बोलते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये मुझे ऑलरेडी लग रहा है, चाहे मैं कुछ भी बोलूंगा अभी आपके शो पे, कि अभी 3-4 साल 5 साल बाद हमें रियलाइजेशन होगी कि हमने जो एक्यूमुलेटेड जो हमारे डिसीजंस हैं उनका क्या असर पड़ेगा। तो मैं पहला स्टेप तो ये बोलूंगा कि जैसे आपने एक सवाल पूछा, जो एक बहुत अच्छा सवाल था हिमांशु जी से, जो उन्होंने डॉज कर दिया थोड़ा सा, कि फाइनेंस मिनिस्टर किधर है। ठीक है, मैं कोई पर्सनल वो नहीं कर रहा हूं, बट मैं जनरली बता रहा हूं कि आप एक समय आ गया है ऐसा जिसमें कि अब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को एक सीरियस सोचना चाहिए कि ठीक है शॉर्ट टर्म इलेक्शन आप जीत रहे हैं, वो अपनी जगह है, बट आपकी लेगेसी क्या है, आपकी लेगेसी इकोनॉमी में क्या होगी। और उस नजरिए से मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत जबरदस्त अपडेट होना चाहिए अर्थशास्त्र टीम का, कि क्योंकि सब डिसीजन सेंट्रलाइज हो गए हैं पीएमओ में,
तो लेट्स एज्यूम कि बीजेपी अगला इलेक्शन भी जीत जाएगी, तो आप 8 साल के होराइजन से चलिए, तो आपको पूरा का पूरा जो अपना एक टीम है, मेरे को ऐसा लगता है फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, उसको अपडेट करना चाहिए। आप देखिए इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं नीट के एग्जाम, आपने बहुत अच्छा, मैंने देखा था आपका कवरेज, आप उसका फीडबैक क्या है? मेरे को ऐसा लगता है फीडबैक मैकेनिज्म टूट गया है। अगर इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडियन हायर एजुकेशन की हालत बहुत खराब है, तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? क्या कोई फीडबैक जा रहा है, उससे कुछ आप अपडेट कर रहे हैं, उससे आप कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं? जैसे कि जब आपने हमारा इंटरव्यू भी किया था रघुराम राजन जी के साथ किताब के लिए, हमने एक चीज बोली, बहुत एम्फेसाइज करने की कोशिश की थी कि आप ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करिए, क्योंकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बनते हुए बहुत देर नहीं लगेगी। तो उसका क्या है? इंडिया की आप यूनिवर्सिटीज में देखिए क्या हाल हो रहा है। जैसे पूजा जी ने बोला, एआई की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट है इस समय दुनिया का, वो एआई की तरफ जा रहा है। भारत एआई में क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास उस लेवल का ह्यूमन कैपिटल एक्सपर्टीज है ही नहीं। हमने ऐसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स, ऐसे वेंचर कैपिटल फर्म्स, ऐसा एक माहौल क्रिएट नहीं कर पाए, जबकि ताइवान जैसे छोटा सा देश, साउथ कोरिया जैसे छोटे से देश कर पाए। तो उसके लिए जो एक होता है ट्रूथ सीकिंग, आपको एक ट्रूथ सीकिंग टीम चाहिए जो आपसे सच बोले, जो आपसे सच सुन, जो आपको फीडबैक दे कि क्या गलत हो रहा है। इंडिया में कैपिटल की, ठीक है, इंडिया यूएस जितना कैपिटल रिच नहीं है, बट 20 साल पहले के मुकाबले इंडिया में कैपिटल की कमी नहीं है। बट आपका जो ज्यादातर कैपिटल है वो 2-3 बड़े फर्म्स में ब्लॉक हो गया है। भारत का जो सरप्लस कैपिटल है, जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगाया जा सकता है, वो 3-4 बड़े फर्म्स के अंदर ब्लॉक हो रखा है। तो इससे आप इनोवेशन कैसे करेंगे? आपका जब तक कैपिटल रिलीज नहीं होगा एआई के लिए या न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए, या आपके पास अगर टैलेंट नहीं होगा जो आप बाहर से मंगा सकते हैं, जो इंडियन टैलेंट है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, जो चिप है, जो एआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 20% चिप डिजाइनर्स दुनिया के भारत में बैंगलोर से चिप डिजाइन कर रहे हैं एनवीडिया के लिए, जो दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। 50%, 50% ऑफ ऑल चिप डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड भारत के हैं या भारतीय ओरिजिन के हैं। तो आप सोचिए इतना टैलेंट है, और लेकिन जो पॉलिसी है वो क्या कर रही है? वो एक कुछ फैब बनाने की कोशिश कर रही है जो बन नहीं पा रहा है, लोअर एंड पे कर रही है। जो हमारे इंडिया में जो बुद्धिजीवी ताकत है उसका इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। तो मैं आपको एक लॉन्ड्री लिस्ट दे सकता हूं, बट मैं बहुत सारी चीजें हैं जो लोग भी बोल रहे हैं, रुपी के लिए, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन मैं सबसे ज्यादा एम्फोसिस ये करना चाहूंगा कि इंडिया में देयर इज अ सीरियस एट द टॉप लेवल टैलेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैं एक और उदाहरण दूंगा, फिर मैं जैसे कि आप अभी देखिए, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, बट ये टैलेंट मैनेजमेंट का अभी जब हम लोग, अभी इतनी कंट्रोवर्सी हुई लास्ट 2-3 दिन में कि हमारे एक टॉप डिप्लोमैट ने कोई आंसर दिया किसी जर्नलिस्ट को फॉरेन कंट्री में, और वो आंसर बहुत ही अनइम्प्रेसिव था। ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना बड़ा एक इंडिया का डिप्लोमैट इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पे डिफेंड नहीं कर पा रहा है। तो ये एक और उदाहरण है कि आप सोचिए गंभीर तरीके से कि कौन लोग हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, आप किन लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, और किस तरह से ये डिसीजंस एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए ये सबसे क्रूशियल इस समय लेकिन जो प्रॉब्लम है मुझे गवर्नेंस में लग रहा है। ठीक है, सही एडवाइजर्स की तलाश। लेकिन मिलिंद सर, अगर आसान भाषा में, लेमन्स लैंग्वेज में समझना हो कि आने वाले 1 साल में किस किस चीज के लिए तैयार रहिए, क्या क्या हो सकता है, आपका खर्चा लगभग कितना प्रतिशत बढ़ सकता है, आपको किस किस किस्म की कटौतियों से होकर के गुजरना पड़ सकता है, क्या समय हम देखने वाले हैं 1 साल में? मतलब इसलिए नहीं कि कोई फियर मॉन्गरिंग हो, किसी को डराना है, बट एक जो रियलिस्टिक पिक्चर की कमोबेश ऐसा हम देख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? देखिए कुलदीप, ना मैं ज्योतिष हूँ ना मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, वो तो रोहित जी बता सकते कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन मेरा जो समझ है वो ये कहती है कि हमारे देश की जो ग्रोथ है वो कम होगी, जीडीपी ग्रोथ कम होगी, और जब और महंगाई बढ़ सकती है। ये बात बिल्कुल, मतलब सब लोग मानते हैं कि भाई ग्रोथ कम होगी, महंगाई बढ़ेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दिसंबर में कहा था कि गोल्डी लॉक मूवमेंट है। मतलब ये है कि अभी हमारे यहाँ सब सही चल रहा है। जो गोल्डी लॉक का आपको कहानी पता होगी कि भाई वो जब लड़की खाना खाने गई थी तो वो बिल्कुल सही था, ना गर्म था ना ठंडा था। अब क्या हो गया है कि अब खाना हमारा इतना ज्यादा गर्म हो रहा है, या इकोनॉमी इतनी, मतलब महंगाई बढ़ सकती है, वो ये डर है। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि जब महंगाई बढ़ती है तो आपके खर्चे बढ़ते हैं, और जब ग्रोथ घटती है तो आपकी आमदनी घटती है। तो कुल मिला के कुर्सी की पेटी बांध लीजिए।
ये मैं कहूंगा। मैं स्पेसिफिक में नहीं जा सकता कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, खाने के दाम बढ़ेंगे। मोटे तौर पे एक और चीज होगी, आपकी आमदनी कम होने का मतलब ये है तो आपकी नौकरी पर खतरा आ सकता है, आपके इंक्रीमेंट अगर जो पहले मिले थे उससे कम हो सकते हैं या नहीं मिलेंगे, तो आपकी आमदनी कम होने वाली है या होने की आशंका है और खर्चे बढ़ने की आशंका है। तो हर आदमी के पास थोड़ा तो बफर होता ही है, जो भी वो बचत करता है उस पर असर पड़ सकता है। ये मेरा एक मोटा अनुमान है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं एक पत्रकार की हैसियत से बोल रहा हूँ, अपनी समझ के हिसाब से। बाकी आप रोहित जी इसका बेहतर जवाब दे सकते। रोहित जी, इस पे कुछ जोड़ना चाहेंगे कि जो दृश्य हम देखने वाले हैं उसकी कल्पना कैसे करें आने वाले 8-9 महीने, 1 साल में? आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि, और ये हमारे आप जर्नलिस्ट इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत एसेंशियल है कि पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा एक्चुअली में अभी भी इन्फ्लेशन मैनेजेबल है दुनिया में। अगर आप कंपेयर करें भारत में जो प्राइसेस है वो मैनेजेबल है, ऐसा कोई वो नहीं है। मगर हाँ, ये है कि आप बोथ कंज्यूमर्स को और आर्थिक व्यवस्था को इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अभी 1 साल बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध देनी पड़ेगी। बिकॉज जो लिवर्स हैं, जो गवर्नमेंट लिवर्स पुल कर सकती है, सेस घटाना, गोल्ड पे टैरिफ लगाना, पेट्रोलियम तो भारत की इकोनॉमी को चाहिए ही चाहिए, वो सब जो लिवर्स हैं वो धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट हो गए। तो जो एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो है वो कंज्यूमर पे दबाव आ रहा है कि कंज्यूमर को इसको भोगना ही पड़ेगा। तो इसका जो दृश्य है वो तो लगभग क्लियर है। थोड़ा धीरे धीरे करके रुपये डिप्रिशिएट होना ही पड़ेगा, धीरे धीरे करके पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने ही पड़ेंगे। भारत के लिए सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉब्लम जल्दी से रिजॉल्व हो, हमारा थोड़ा और तेल यूएई से रिलीज हो, जो भी प्राइम मिनिस्टर एक पैक करके भी आए हैं, और जो प्रेशर है हमारी करेंसी पे वो थोड़ा कम हो। लेकिन इसका कोई मैं सोचता हूँ कि बेस्ट सिचुएशन, एक एल्बर्ट हर्शमैन करके बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उनका एक बड़ा विविड एक डिस्क्रिप्शन था ऑप्टिमल क्राइसिस, जो मनमोहन सिंह जी ने और नरसिम्हा राव जी ने बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल किया था कि क्या हम एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, और गवर्नमेंट इज नॉट बिगर देन द नेशन, राइट? सो एज अ नेशन क्या हम इस क्राइसिस को एक ऑप्टिमल क्राइसिस बना सकते हैं? उसका मतलब कि हम इस क्राइसिस को यूज करके ऐसे रिफॉर्म्स पुश करें जिससे हम जनता को बता सकें कि देखिए ये बहुत जरूरी है इस समय। ये दृश्य जो है 1 साल का बहुत अच्छा होगा अगर हम इस तरह इसके बारे में सोच सकें। जैसे मेरे को ऐसा लगता है जैसे जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर जी ने और गवर्नमेंट ने कोशिश किया था 2020 में करने की, बहुत अच्छे आइडिया था, लेकिन हमने उसे ठीक से किया नहीं। तो क्या हम कंज्यूमर्स को ऐसे प्राइम करके ऐसे रिफॉर्म्स पुश कर सकते हैं, उनको समझा के, बाय इन करके मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, कि नहीं अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे। वो आई थिंक मेरे लिए ये होगा कि सबसे अच्छा 1 साल का दृश्य होगा कि कंज्यूमर पर समझ जाए, थोड़ा सा पेन एब्जॉर्ब करें और थ्रू दैट हम थोड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पुश कर पाए। आपदा में अवसर खोज लें। पर हाँ, ये मीम नहीं है, ये सच है। मतलब आपदा में अवसर लोग आजकल मजे लेने के लिए कहते हैं, हाँ। लेकिन जैसा रोहित जी कह रहे हैं कि आपदा में सचमुच में अवसर है कि हम बड़े रिफॉर्म करें। और चुनाव अभी कम से कम 9 महीने दूर है। अगर आप चुनाव की भी बात सोच ले 1 मिनट के लिए, तो आपदा में अवसर है, इसका कितना लाभ उठाती है सरकार वो देखने की। आपदा में जनमत को कन्विंस करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है कि भाई ये सिचुएशन है इसलिए हम ये रिफॉर्म कर रहे हैं, वो आउट ऑफ सडन नहीं लगता। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। नेता नगरी में आज इतना ही, पर जिन विषयों पर चर्चा हुई उस पर आप अपनी राय बताना मत भूलिए, अपनी भी राय लिखिए। फीडबैक, कमेंट्स और चर्चा लोकतंत्र का एक खूबसूरत गुण है। नमस्कार।